नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 10th के विज्ञान के साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का हम पार्ट 2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 आपको पहले से ही अपलोड करके दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उस पार्ट 1 का जो लिंक है आपको वीडियो के इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस पार्ट 2 में जो हम कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख लिए कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप एंड तक बने रहिएगा। और 100% गारंटी लेके अभी से बता रहा हूँ कि इन टॉपिकों में से कुछ टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, इस बात को लिख लीजिए। ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है और इतने टॉपिक में से कौन से ज्यादा प्रश्न आपको पेपर में पूछे गए हैं और कौन से पूछे जाने वाले हैं, इस तरीके के प्रश्न को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर टॉपिक आप एक बार नजर में देख लीजिए। गोलीय दर्पण में इसके प्रकार पढ़ने हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़नी है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध व आंकिक प्रश्न करना है। यहाँ पे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम लिखने हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखना है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखना है, अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग देखने हैं। ये तीनों जो टॉपिक हैं, ये जो हेडिंग है, यहाँ से प्रश्न आएगा। लिख लो, प्रश्न आएगा। आएगा मतलब छपेगा, ये लिख लीजिए, पेपर में छपेगा। यहाँ से पेपर में प्रश्न छपेगा, यहाँ से छपेगा, यहाँ से पेपर में प्रश्न छपेगा। ये चीजें आप लिख लीजिए, यहाँ से पेपर में प्रश्न छपेगा। और किस तरीके से कैसा प्रश्न पूछाएगा वो हम साथ में प्रैक्टिस करा देंगे आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण में इसके प्रकार। तो हमने पार्ट 1 में, इससे पहले वाले पार्ट में बात की थी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, एक का नाम होता है समतल दर्पण, एक का नाम होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक का नाम होता है अवतल और एक का नाम होता है उत्तल। क्या नाम होता है बताइए मेरे साथ। एक का नाम अवतल दर्पण, एक का नाम उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम भी होता है, जैसे आपका नाम होता है, स्कूल का नाम कुछ है और घर का नाम कुछ है, ठीक है। ऐसे ही अवतल दर्पण का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है अभिसारी और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है अपसारी। अब इस अभिसारी का मतलब क्या है? तो अभिसारी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या मतलब होता है? इसे आप कॉपी में जरूर लिख लें। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना और इसका मतलब होता है फैलाना। इसका मतलब क्या होता है भाई? फैलाना। तो आप देख सकते हैं 2 दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक का नाम उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी। अपसारी का काम फैलाना, अभिसारी का काम इकट्ठा करना। अब क्या फैलाना, क्या इकट्ठा करना? तो जो प्रकाश की किरणें जब दर्पण पे आती हैं, प्रकाश की किरणें दर्पण पे जो आती हैं, उन्हें ये वाला दर्पण अवतल दर्पण इकट्ठा कर लेता है परावर्तन के पश्चात, और ये क्या करता है? परावर्तन के पश्चात फैला देता है। कैसे फैलाता है, कैसा इकट्ठा करना है, ये जब हम इसके किरण आरेख को जब बनाएंगे तब आपको समझाएंगे। तो यहाँ से बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं, अवतल दर्पण दिखता कैसा है, उत्तल दर्पण कैसा दिखता है, ठीक है। थोड़ी सी अगर अंग्रेजी चले तो हम यहाँ पे इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं कॉनकेव। क्या कहेंगे? कॉनकेव। या इसका नाम होता है, अभिसारी का नाम होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लें तो इसका नाम हो जाता है कॉन्वेक्स। और अपसारी को कहते हैं डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। तो ये मिरर हो जाएगा, मिरर मतलब दर्पण। तो ये नाम याद कर लें थोड़ा सा, बस इसे कॉनकेव कहते हैं, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। अब देखिए होगा क्या, ये यहाँ पर क्या है, हमने गोलीय दर्पण बना लिया है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का बना होता है। अब इसको क्या बीच से कट करते हैं। कहाँ से कट करते हैं? इसे बीच से कट करते हैं। तो यहाँ से एक हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ वाला, ये वाला हिस्सा, तो एक हिस्सा ये हो जाएगा। इस हिस्से को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, इन पे पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? पॉलिश। देखा हुआ आपने, जब नहा धो के आप अपना फेस देखते हो
अपना चेहरा देखते हो किसमें, दर्पण में, जिसे हम शीशा कहते हैं, तो आप बड़े खूबसूरत दिखते हो, दिखते हैं नहीं दिखते हैं? हाँ। तो क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसके पीछे क्या है, पॉलिश होती है। अगर पॉलिश नहीं होगी तो कांच में आर पार हो जाएगा, कांच से आप आर पार देख सकते हैं, आपका फेस दिखेगा नहीं, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। तो उसके पीछे पॉलिश की जाती है। दर्पण के पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है। तो देखिए एक तो पॉलिश होती है इसके ऊपर, ऊपरी सतह पर। कहां पर होती है पॉलिश? ऊपरी सतह पर। और एक दर्पण ऐसा होता है जिसके अंदर पॉलिश की जाती है। कहां पॉलिश की जाती है? इसके अंदर, ऐसे अंदर की साइड। ठीक है, इसे मैं ऐसे ही बना सकता हूं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, अंदर की साइड पॉलिश करो। बस होनी कहां चाहिए पॉलिश? अंदर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। पॉलिश कहां होनी चाहिए? अंदर होनी चाहिए उसके लिए, और बाहर होनी चाहिए इसके लिए। तो जिसके बाहर पॉलिश होती है वो तो होता है अवतल, और जिसके अंदर पॉलिश होती है वो होता है उत्तल। इतनी बात समझ आ गई? जिसके बाहर पॉलिश होगी वो अवतल, जिसके अंदर पॉलिश होगी वो उत्तल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं दबा हुआ भाग। कौन सा भाग है? दबा हुआ ये भाग है। और इस वाले भाग का नाम होता है उभरा हुआ भाग। कैसा भाग है भाई? उभरा हुआ भाग। ये उभरा हुआ भाग है। जैसे इस तरीके से आपको हम ऐसे रखें तो एक अंदर वाला भाग हो गया ये दबा हुआ, और एक बाहर वाला भाग हो गया ये कैसा होगा? उभरा हुआ। अब हाथ को आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर ज्यादा और यहाँ पे थोड़ा ब्लैक सा दिखेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा कलरिंग मान लीजिए। तो ये हमारा दर्पण का काम कर रहा है, ऐसे मान लीजिए। किसका काम कर रहा है? दर्पण का। तो इसके अंदर पॉलिश नहीं है, इसके बाहर पॉलिश है। कहाँ पॉलिश है? बाहर। तो जब बाहर पॉलिश है अंदर पॉलिश नहीं है, बाहर पॉलिश है अंदर पॉलिश नहीं है, तो अवतल दर्पण। ठीक है। और इसको अगर उल्टा कर दें, यानी अंदर पॉलिश हो जाए बाहर पॉलिश ना हो, अंदर पॉलिश हो बाहर पॉलिश ना हो, तो उत्तल में आ जाएगा। तो ये कौन सा भाग होता है? यहाँ पे दबा हुआ। तो इसमें दबा हुआ भाग, तो यहाँ पे जो पॉलिश होती है दबे हुए भाग में होती है। और ये उभरा हुआ भाग कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं इसे। कौन सा तल कहते हैं? परावर्तक तल। और ये कौन सा भाग है? ये उभरा हुआ भाग है। ठीक है। और इसमें परावर्तक तल कौन सा होगा? ये दबा हुआ, जो अंदर जहां पॉलिश नहीं है उसको कहते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं भाई? परावर्तक तल। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि दो तरीके दर्पण होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम अवतल, जिसके उभरे भाग पर जो क्या होती है? पॉलिश होती है, और इसके क्या है? दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। इतनी बातों को आप नोट कर लेना। क्या करेंगे आप? नोट कर लेंगे। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लेना। अंदर पॉलिश होगी, अंदर पॉलिश होगी और बाहर पॉलिश नहीं होगी, तो कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे बनाए थे, एक बार मैं आपके लिए दोबारा बनाता हूँ। तो ये वाला हो गया उत्तल, ठीक है, और ये वाला हो गया आपके लिए अवतल। ठीक है। ये पीछे क्या है? ये पॉलिश है। क्या है? ये पॉलिश। और इस वाले भाग को कहते हैं हम परावर्तक। कौन सा भाग बोलते हैं इसको? परावर्तक भाग। ठीक है। और ये कौन सा भाग है? दबा हुआ। अभी लिखाया था कौन सा है? दबा हुआ। ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको? ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे परावर्तक। क्या कहेंगे? परावर्तक तल। और कौन सा भाग है? ये उभरा हुआ। कौन सा भाग है? ये उभरा हुआ। तो बस इतना सा अंतर है। उभरा हुआ इसमें परावर्तक होगा, इसमें दबा हुआ भाग परावर्तक होगा। इसमें बाहर पॉलिश होती है, इसके अंदर पॉलिश होती है। चलिए बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं की। पेपर में आना है, छप गया है, छप गया लिख दो अभी से। पेपर में छप गया, बिल्कुल छप गया, देख लीजिए। ऐसे ही मैंने आपको 2025 के पेपर में बताया था क्या क्या पेपर पे आने वाले हैं। एक वीडियो डाली थी, आप चाहो तो उसे देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताया था पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं फिजिक्स में, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। अगर यकीन ना हो तो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें परिभाषाओं में पेपर में आती हैं, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास जो दर्पण है ये गोलीय दर्पण है। इसको क्या है? हमने इस तरीके से दो भागों में बांट दिया, ये ऊपर नीचे का भाग ऐसे करके, दाएं और बाएं हाथ का भाग। अब इसका जो सेंटर होता है, ये केंद्र जो होता है, इसको हम सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इसको हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, सी से दिखाते हैं। सी फोर होता है सेंटर यानी केंद्र। अब इसको जब हमने अलग किया था, ये वाला भाग था, यहाँ पे कुछ ऐसे अलग किया था, याद कीजिए अभी। और इसके हमने एक साइड ऊपर पॉलिश की थी। कहाँ पॉलिश की थी? ऊपर। ठीक है। और एक जो हिस्सा इधर काटा था,
इसके हमने क्या किया था, अंदर की साइड पॉलिश की थी, सही है। अब हमने क्या किया, जब इसे कट कर दिया तो ध्यान से देखिए, ये यहां से इस वाली लाइन से, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन से इधर का हिस्सा इधर कर दिया और इस लाइन से इधर का हिस्सा इधर कर दिया, ठीक है। तो ये जो केंद्र था, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसी केंद्र बन जाना चाहिए। तो इसका केंद्र इसके साथ भी कहीं गया होगा, तो हमने मान लिया इसका केंद्र यहाँ आ गया और इसका केंद्र यहाँ आ गया, यानी ये सी था, सी इसके लिए भी था और सी इसके लिए भी था। देखो ये जो सी है इसका भी हिस्सा है और ये सी इसका भी हिस्सा है, इसका मतलब सी दोनों के पास है। तो ये केंद्र दोनों के पास मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें से काट के दो हिस्से कर दिए। तो एक हिस्से में सी इधर आ गया और एक हिस्से में सी इधर आ गया, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों का सी मिला। अब दोनों का जो सी मिला, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या नाम होता है सी का? वक्रता केंद्र, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये वाला दर्पण है और ये जो दर्पण है आप देख सकते हैं ऊपर पॉलिश है, तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इतनी बात क्लियर है क्या? बताइए, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आगे, तो हमने क्या किया, इस हिस्से को जैसे ही अलग किया तो यहां से यहां तक इसमें ये एक पॉइंट मिलेगा हमें, बीच वाला। तो ये पॉइंट ये गया, इसको हम P लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? P। P का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव। P फॉर होता है पोल, इंग्लिश में कहते हैं पोल और हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो ये जो पॉइंट होता है इसको ध्रुव कहते हैं। इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ P और P का मतलब है यहाँ पर ध्रुव, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। यानी ये केंद्र जो होता है इसका नाम होता है वक्रता केंद्र। इसका भी नाम आप लिख सकते हैं, इसका भी नाम वक्रता केंद्र हो। जहां सी होगी वो वक्रता केंद्र होगा। सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु होता है ये P, उसमें भी होगा इसमें भी होगा, इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। अब P और C को मिलाने वाली ये जो लाइन है, P और C को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं इसे। जो P और C को मिलाती है मुख्य अक्ष होती है, दोनों के लिए सेम बातें होंगी। इतनी बात ठीक है। अब देखिए, P से C तक की जो दूरी है इसका मध्य बिंदु होता है एक। P से C तक हमने 10 मान लिया। कितना मान लिया? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर पाएगा, जो मध्य बिंदु होता है P और C का जो मध्य बिंदु होता है उसको F लिखते हैं। और F का मतलब होता है, इसको कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं इसको? फोकस बिंदु। तो यहाँ पे इसका जो मध्य बिंदु मिलेगा इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे इसे। इतनी बात ठीक है। आप कोई दिक्कत बताइए, दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा। इतनी बातें हमने यहाँ पे आपको बता दी। इसका जो सी होगा वो केंद्र होगा, दोनों के पास होगा। इसका जो बिंदु होगा, मध्य बिंदु, जो P होता है वो ध्रुव होता है। P और C को मिलाने वाली लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। C का नाम वक्रता केंद्र, F का नाम फोकस होता है, जो P और C के बीच में मिलता है। अब P से C तक की जो दूरी होती है, P से C तक की जो दूरी होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ये P से C तक की दूरी है। कहाँ से कहाँ तक? P से C तक की दूरी है। और इस R का नाम होता है, इस R का नाम होता है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम होता है? वक्रता त्रिज्या। P से C तक की जो दूरी होती है, P से C तक की दूरी जो होती है, इसको हम R लिखते हैं। क्या लिखते हैं? R। और R का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। दोनों वक्रता त्रिज्या होती है। इतनी बात क्लियर है। सब चीजें देखते रहिए, एक एक करके देखिए, समझिए, क्योंकि आगे बहुत काम करेंगे। पूरे चैप्टर में इसका यूज है। अब देखिए इसके आगे, अब P से F तक की जो दूरी है, P से F तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है, इसको हम छोटी f से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? छोटी f से। P से F तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको हम छोटी f से दिखाते हैं। अब f का मतलब क्या है? छोटी f का मतलब होता है फोकस दूरी, जो कहां से कहां तक होती है? P से F तक की दूरी। तो हम लिख सकते हैं P से F तक की जो दूरी है वो छोटी f होती है, इसको कहते हैं फोकस दूरी। और P से C तक, तो P से C तक की बात में इसे R कहते हैं। इसका नाम हो गया वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया।
और आपको होता है सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस बिंदु, पी का मतलब ध्रुव, और ये जो लाइन होती है पी और सी को मिलाने वाली, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये बातें आप समझ चुके होंगे। एक और चीज सुनिए कि यहां से यहां तक ये जो होता है, ये मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की ये जो डॉटर लाइन है, ये वाली जो डॉटर लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं भाई द्वारक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम द्वारक। इसको क्या कहेंगे? द्वारक। अब द्वारक क्या होता है? देखिए गोल भाग है, तो गोल का ये एक तरीके का व्यास हो जाएगा। अगर हम इसे वृत्त माने या गोल हिस्सा है, तो गोल हिस्से का व्यास हो जाएगा। तो इस दर्पण का जो व्यास होगा, इस दर्पण का जो व्यास होगा उसको द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके इनकी परिभाषा देखनी है। क्या देखेंगे? परिभाषा देखनी है। एक और चीज देख लेते हैं साथ में परिभाषा देखने पर, क्या पी से एफ तक, पी से एफ तक की दूरी छोटी एफ होती है, और पी से सी तक, देखो पी से सी का जो मध्य बिंदु है वो एफ है। मतलब मैं आपसे कहूँ पी से सी तक 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 10। तो पी से सी तक 10 है, तो पी से एफ तक कितना होगा? ये 5, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो इधर भी कितना हो गया? 5। तो मैं कहता हूँ 5 + 5 कितने हो गए? 10 हो गए। तो 5 + 5 कितने हो गए भाई? 10 हो गए। इसका मतलब ये हुआ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एफ है, ये कितना एफ, तो ये भी कितना होगा? एफ ही होगा। ये भी कितना होगा? एफ ही होगा। यानी पी से एफ तक कितना है? पी से एफ तक छोटी एफ है, तो एफ से सी तक भी छोटी एफ ही दूरी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पी से सी तक की दूरी होती है 2 एफ। पी से सी तक की दूरी जो होगी 2 एफ होगी। पी से सी तक की दूरी कितनी है? पी से सी तक की दूरी 2 एफ होगी, और पी से सी तक को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो इसका मतलब 2f बराबर हो जाएगा आर। ये किसके बराबर है? पी सी के। तो देखो पी सी बराबर 2f हो गया, और पी सी बराबर आर हो गया। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ से एफ का मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा r/2। यानी एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी जब भी निकालनी है तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर दो, वक्रता त्रिज्या का आधा कर दो, फोकस दूरी निकलाएगी। अगर आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो फोकस दूरी का 2 गुना कर दो, फोकस दूरी का 2 गुना कर दो, आर निकल आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये सभी अब हमें परिभाषा में लिखनी है कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव क्या होता है यहाँ पर समझिए, ये दर्पण का मध्य बिंदु है। किसी भी दर्पण का क्या होता है? मध्य बिंदु ध्रुव होता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। ठीक है, दूसरी बात, कोई पूछे केंद्र क्या है, तो ये क्या है? गोलीय दर्पण का एक भाग होते हैं। ये दोनों दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वही उत्तल और अवतल दर्पण का भी केंद्र होगा। ठीक है, पी क्या होता है? पी मध्य बिंदु होता है दर्पण का। एफ क्या होता है? एफ फोकस होता है, जो पी और सी का मध्य बिंदु होता है। तो पी और सी का मध्य बिंदु फोकस, पी और सी का मध्य बिंदु फोकस। ठीक है, और दर्पण का मध्य बिंदु पी ध्रुव होता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। पी से सी तक मिलाने वाली लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। तो इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, आप इसे नोट कर लेना साथ में। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र पहचानिए क्या होगा। तो वक्रता केंद्र क्या होता है भाई? बताया था भी, ये बीच का जो बिंदु होता है इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। जो दर्पण में इसमें भी मिलेगा और दर्पण में इसमें मिलेगा। एक चीज याद रखना, इसमें देखिए ये जो दर्पण है अवतल, तो अवतल के तो सामने मिलेगा और उत्तल को इधर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप उधर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वक्रता केंद्र की परिभाषा पूछते। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को, जो गोले के भाग हैं, तो इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रदर्शित करते हैं इसे सी से। ठीक है, बताया था अभी, गोलीय जो दर्पण होता है उसी का केंद्र दर्पण का केंद्र होता है। आगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अभी बताया था, पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी, ये जो आर है इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आर को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव पी एवं वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो पी और सी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। आगे बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष की। तो बताया था पी और सी को मिलाने वाली रेखा। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव का मतलब हो गया पी एवं वक्रता केंद्र यानी सी से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला कौन सा दर्पण है? पीछे पॉलिश करेंगे तो ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पे पॉइंट हो गया पी और यहाँ पे हो गया सी। तो ये वाली जो लाइन है
इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, आगे देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, तो पी और सी का जो मध्य बिंदु होता है इसको कहते हैं मुख्य फोकस। पी और सी का मध्य बिंदु मुख्य फोकस होता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए ये मुख्य फोकस होता है ये वाला। अब मुख्य फोकस क्या होता है, इसकी दो तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। एक परिभाषा ये आप कह सकते हैं पी और सी का मध्य बिंदु, पी व सी का मध्य बिंदु एफ होता है। पी और सी का मध्य बिंदु एफ यानी फोकस होता है और इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हुई, एक और परिभाषा होती है जो कि थोड़ी सी अभी फिलहाल आपको टफ लगेगी, कठिन लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने किरण आरेख बनाना नहीं सीखा है। तो होता क्या है, जब भी किरण आरेख मतलब किरणें आती है, प्रकाश की किरणें दर्पण पर, इधर दर्पण है और प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है और ये दर्पण मान ली अवतल है। अवतल का काम क्या होता है, इकट्ठा करना। तो जैसी प्रकाश की किरणें आएंगी, कैसी प्रकाश की किरणें आएंगी तो दर्पण पे गिरेंगी। दर्पण का काम होता है परावर्तन, तो परावर्तन होंगे और वापस आने लग जाएंगी। क्या होंगी, वापस आने लग जाएंगे। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरणों का वापस आना। तो प्रकाश की किरणें आएंगी और जब वापस आएंगी तो वापस आते के टाइम वो क्या होंगी, अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का काम मुझे बताया था इकट्ठा करना। तो जैसे ही परावर्तित होने के बाद वो इकट्ठी हो जाएंगी, कहाँ पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर। कहाँ पर, मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर, जहां पर भी वो इकट्ठी होंगी उस बिंदु को कहते हैं हम फोकस। किसकी बात हो रही है, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी और वो परावर्तन होंगी। परावर्तन के पश्चात वापस आएंगे और वापस आने के बाद कहाँ मिलेंगी, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलेंगी और वो बिंदु पी और सी के बीच में ही होगा। तो उस बिंदु को कहते हैं हम मुख्य फोकस। ठीक है, अगर अवतल ना हो तो उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें आएंगी, फैल जाएंगी, फैल जाएंगी, यानी परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, फैल जाएंगी। तो वो एक बिंदु पर जो पी और सी के बीच में होगा उस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक में मिल जाएंगी और एक में मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या तो वास्तव में मिलती है, मैंने बताया था इधर से आएंगी, वास्तव में कहाँ मिलेंगी, मुख्य अक्ष पर मिलेंगी। तो अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती है, नहीं मिलेंगी, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा होता है उत्तल दर्पण में। उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये वाला दर्पण है, अवतल दर्पण है और यहाँ पे इसका P हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे इसका C हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने का मतलब ये होता है कि इसी के जैसी प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, ये आ रही हैं, और एक मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से भी आ रही है। दो ही नहीं, बहुत सारी आ सकती हैं, कम से कम दो होनी चाहिए। अब पीछे पॉलिश के पार तो जाएगी नहीं, तो इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, इसका परावर्तन होगा, ये ऐसे रहेगी। तो इस बिंदु पर ये काट रही हैं एक दूसरे को। तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे पर जहाँ मिल रही हैं, यही फोकस होगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये पी हो गया। और इन दोनों के मध्य बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या कर रही हैं, काट रही हैं, मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो इसी पॉइंट को जहाँ पे वास्तव में मिलती हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण है, तो वास्तव में इसी को फोकस कहेंगे। अगर मान लीजिए आप कहें उत्तल दर्पण का बताइए, तो उत्तल दर्पण मान लीजिए उत्तल हो गया, यहाँ पे इसका P होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका P होगा, ये वाला P हो गया। अब देखिए इसमें भी समांतर आएंगी, तो समांतर ऐसे आएंगी, ये ऐसे आएंगी। इसका काम क्या होता है बताया था, फैलाना। तो ये ऐसे फैला देगा, ये इधर फैला देगा, ठीक है, तो ये फैला देंगे। अब फैला देंगे तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। ये देखो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो ये फैला देंगी, परावर्तित किरण चली जाएंगी। अब ये वाली परावर्तित किरण ऐसे जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो ये आगे इधर तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, डॉटर दिखाएंगे पीछे की तरफ, कुछ ऐसे। तो इसको हमने ले चले भाई थोड़ा पीछे चल, इसको भी हम थोड़ा लेके आए, इसको भी पीछे चल। तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी डॉटर दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा डॉटर लिखना है। कैसा लिखना है, डॉटर। तो यहाँ पे आपको ये डॉटर लिखना है, ये ऐसे, ठीक है, डॉटर दिखाना है थोड़ा सा। क्यों दिखाना है डॉटर, क्योंकि हम इसे मिलती हुई प्रतीत करा रहे हैं। तो जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो भी क्या होता है, फोकस होता है। कहाँ पे, ये मुख्य अक्ष पर है। तो ये P हो गया और इसका कहीं यहाँ पर
सी होगा भाई, इसका क्या होगा यहाँ पे कहीं सी होगा, तो पी और सी के बीच में बिंदु होगा, तो आप इसे बना सकते हैं। इन्हीं को हम किरण आरेख कहते हैं, जो कि आगे भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो समांतर आ रही थी, इसने फैला दिया, ये आई, इसको ही फैला दिया। ये वाली देखिए आने वाली, ये वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित, और ये वाली परावर्तित। तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, तो बताया था पी से एफ तक की दूरी, तो पी व एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम छोटी एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, छोटी एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो अभी बताया था मैंने आपको कि 2f बराबर होता है r के, क्योंकि ये दोनों वैल्यू होती है किसके बराबर, pc के। तो यहाँ से 2f का मान किसके बराबर हो गया, r के, तो यहाँ से f निकालेंगे तो आ जाएगा r/2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको r निकालना है तो ऐसे लिख देना, f में 2 का गुणा कर देना। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ से हम करते हैं एक प्रश्न। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वक्रता त्रिज्या लिखा है। तो वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते हैं, r से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, तो r का मान कितना दिया आपको, 20 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो f का मान बता दीजिए। r का मान दिया, f का बताना है। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। तो अभी याद नहीं है तो याद कर लीजिए, f बराबर आ जाएगा r/2। ठीक है, r का मान कितना दिया, 20, और यहाँ पे कर देंगे 2 से 20 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 10। तो f का मान आ गया 10। आंसर 10 ही नहीं होगा, ध्यान सुने, सिर्फ 10 मत लिखना, अभी इसके पीछे कुछ और लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, जो यहाँ पे दिया, यहाँ क्या दिया, सेंटीमीटर। तो आप क्या लिख दें, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दें। अब आपका आंसर सही है, तो इसको लिख देंगे हम ANS, यानी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में इसका उत्तर देना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसका उत्तर देना है। क्या आएगा, पढ़िए एक बार खुद से, और इसका उत्तर हमें दे दीजिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, और उस नियम को ही हमें पढ़ना है, और इसी नियम के आधार पर हम बनाएंगे किरण आरेख। क्या बनाएंगे, किरण आरेख। तो मैं आपको नियम बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आराम से। उसके बाद इसकी जो प्रतिबिंब जो किरण आरेख बनाते हैं वो कैसे आएंगे, उनमें मैं आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं पहले नियम की। पहला नियम ये होता है, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे इसका P होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका P होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका P, ये वाला P होगा। यहाँ पे कहीं इसका C होगा, और यहाँ पे कहीं इसका F होगा। पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये क्या होते हैं, लाइन मुख्य अक्ष होती है, तो इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगी तो ये पार नहीं कर पाएगी। अब पार नहीं कर पाएगी तो वापस जाएगी, तो ये आपतित किरण, और वापस जाने वाली कौन सी होती है, परावर्तित किरण। आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन पढ़िए आप, उसके नियम याद होंगे, आपने देखा होगा कि प्रकाश की किरण आती है तो आपतित, जाती है तो परावर्तित। जब ये दर्पण पर आएगी तो यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से यहाँ से आ रही है कोई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी क्या होगी, इसका भी परावर्तन होगा, ये ऐसे जाएगी। और भी आप दिखा सकते हैं कि इधर से और भी आ रही है, इधर से और भी आ रही है, तो वो यहाँ से जाएंगी, और जहाँ से जाएंगी उसी को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पर हमें क्या करना है, यहाँ पर नियम पढ़ना है। तो नियम ये कहता है कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो फोकस से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है। अब ये किसकी बात हैगी, ये बात हुई किसकी, अवतल दर्पण में। उत्तल की बात कर लें तो भाई मैं इधर उत्तल बना दे रहा हूँ, ये उत्तल आ गया। अब उत्तल की बात कर लें तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे इसका C होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे आएंगे, ये आ गई एक लाइन, यानी एक किरण ये आ गई, और भी किरणें आएंगी। इसका काम है फैलाने, ऐसे फैला देगा, इसका काम है फैलाना, ऐसे फैला देगा। इसको थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इसको पीछे ड्रॉ कीजिए, तो जहां पर भी ये मिलती हुई प्रतीत होगी वो फोकस होगा। तो लेकिन इसका काम क्या है, देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस पे होके जाती है, मुख्य समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से होके जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस की तरफ जाती है।
तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आती हैं परावर्तन के पश्चात या तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर मिल जाती हैं। तो ये कहानी होगी पहले नियम की। इसको लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे। दूसरा नियम इसका उल्टा है। अब इसका उल्टा क्या है भाई? इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ये कि अगर फोकस से कोई आ जाए तो यहाँ पे देखिए ये हो गया P और यहाँ पे F और यहाँ पे C। अगर प्रकाशीकरण फोकस से ही आ जाए तो क्या होगा? ये F है और ये क्या C। तो फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए समांतर आ रही थी, फोकस से आ रही थी, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी, फोकस से आएगी समांतर हो जाएगी। तो ऐसा ही आप इसमें कर दें, ऐसा ही आप क्या कर देंगे इस वाले दर्पण में कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे ये ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी। ठीक है, इन दोनों को मिलाए ना आप, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कुछ ऐसे आ रही होगी। ठीक है, तो ये आने वाली होगी। अब इसका काम क्या हो जाएगा? फैलाना। लेकिन तो ये पहले से ही ऐसी आ रही है, कहाँ पे आ रही है? ये ऐसे F की तरफ आ रही है और इसका काम है मुख्य अक्ष के समांतर कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बात समझ आ गई? फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी, फोकस की तरफ आएगी समांतर हो जाएगी, समांतर आएगी फोकस तो मिलती हुई प्रतीत होगी, समांतर आएगी फोकस से आएगी। तो याद रखेंगे समांतर आएगी परावर्तन के साथ फोकस से आएगी और फोकस पर आएगी तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। याद हो गए दो नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा बहुत आसान है। तीसरा आसान है तो चलो ये भी याद करा देते हैं। इतना आसान है तो क्या आसान है इसमें? ये हो गया मुख्य अक्ष, ये दर्पण कौन सा हो गया? अवतल। इधर बने अवतल, उधर बने उत्तल। तो ये P हो जाएगा, यहाँ P लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने C। क्या लिख दिया यहाँ पे? C। तो जब भी कोई प्रकाशिका C से आती है, C से आती है C पर चली जाती है, C से आती है C पर चली जाती है। इस वाले दर्पण की बात कर लें, कौन सा दर्पण है बताइए? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में ये P होगा, यहाँ पे कहीं इसका C होगा, C की तरफ आएगी, C की तरफ आएगी। ये देखिए यहाँ पे ये C की तरफ आएगी, C पर वापस जाएगी। आपको इधर से तो इधर से डाल दीजिए, C की तरफ आएगी, C पर ही वापस जाएगी, C की तरफ आएगी, C पर ही वापस जाएगी। ठीक है, तो याद रखें C की तरफ आएगी, C से ही वापस आएगी। चाहे आप इधर से डाल दें प्रकाश की किरण को, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आएगी और यहीं पर वापस चली जाएगी। तो आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चौथा नियम देखिए, चौथा नियम क्या होता है? चौथा बहुत आसान है। चौथे की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही केस में जरूरत पड़ेगी। बाकी आपके दो नियम से सारे के सारे डायग्राम बन जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आप याद रखें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से आती है, समांतर आती है, फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। और एक आप ये C से जाने वाली C पर ही आती है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बना लेंगे। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ और यहाँ पे होता है P। तो देखिए होता क्या है इसमें, अगर P पर कोई प्रकाश की किरण आती है इस तरीके से, तो ये इधर वापस चली जाती है और जितने कोण पर आएगी उतनी पर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम ये कहता है कोण I हमेशा बराबर होता है कोण R के। सही है, तो आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित। ऐसी हम इसमें बात कर लें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे इसका P होगा और यहाँ कहीं C होगा, यहाँ कहीं इसका F होगा। तो इधर से आएगी ये आने वाली और ये हो गई भाई जाने वाली। तो ये हो गया I और ये हो गया R। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो एक तो ये नियम मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ, एक इसको याद रखने और एक इसको याद रखने पहले वाले को। इन दो से ही सभी रे डायग्राम किरण आरेख आसानी से बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे उनको हम आराम से देखते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसे देखते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं वो पहले देखेंगे हम। तो क्या क्या कंडीशन हुई वो देखेंगे। तो हमने क्या है एक अवतल दर्पण बना लिया, ये अब एक अवतल दर्पण है, पीछे इसके पॉलिश कर दी है। क्या कर दिया? इसके पीछे पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो पॉलिश कर दिया, अवतल दर्पण हो गया। और इसका ये मान लीजिए ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, ये यहाँ पे बनाएंगे, अभी हम क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इस पे एक मुख्य अक्ष खींच दिया, ये यहाँ से कुछ ऐसे ये हमने एक मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक मुख्य अक्ष। अब ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको P कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको P कहते हैं। तो हमने P लिख दिया।
यहाँ पे कहीं इसका सी होगा, हमने सी लिख दिया, यहाँ पे कहीं इसका एफ होगा, हमने एफ लिख दिया, सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक बिंदु मानेंगे हम अनंत, क्या मानेंगे अनंत। तो इसमें क्या है, 6 स्थितियां होती हैं, कितनी स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियों से प्रतिबिंब बनाते हैं। तो कैसे कैसे बनाते हैं, पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक में। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या देखना है, तो पहले मान लीजिए वस्तु रखिए यहाँ पर नंबर 1, कहाँ पर रखिए, अनंत पर, ठीक है। फिर वस्तु आ गई यहाँ पे नंबर 2, ये वस्तु है। नंबर 3 ये वस्तु हमने यहाँ पर रखी। नंबर 4 वस्तु यहाँ पर रख दी। नंबर 5 हमने वस्तु यहाँ रख दी। और नंबर 6 पी और एफ के बीच में वस्तु रखती है। इतनी बात ठीक है। 6 जगह हम वस्तुओं को रखते हैं अवतल दर्पण में। कितने अवतल दर्पण में कितने रखते हैं, 6 जगह। पहला कहाँ रखते हैं, अनंत पर। ये किसका चिन्ह है, अनंत का। तो इससे पता ना हो वो लिख लें यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है। तो अनंत हो गया। तो पहले वस्तु कहाँ रखोगी, दर्पण के सामने अनंत पर, यानी बहुत दूर। जैसे हम पृथ्वी पे हैं और सूरज हमारे लिए अनंत हो जाएगा, तो शीशे में सूरज का प्रतिबिंब बनाएंगे, सूरज को हम वस्तु मानेंगे और कहाँ पे मानेंगे, अनंत पे। और मिरर कहाँ पे आपके पास, दर्पण कहाँ है, आपके हाथ में। तो आपके हाथ में दर्पण है, आप पृथ्वी पे हो और सूरज बहुत दूर है, तो हमारे लिए अनंत हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अनंत में वस्तु रखी है। फिर वस्तु को थोड़ा सा आगे लाएंगे तो सी से पीछे हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, सी से पीछे। फिर और वस्तु को आगे लाएंगे, वो सी पे आ जाएगी। फिर और आगे लाएंगे, एफ और सी के बीच में पहुंच जाएगी। फिर और आगे लाएंगे, एफ पर जाएगी। फिर और आगे लाएंगे, 6 कंडीशन पी और एफ के बीच में आ जाएगी। इतनी बात ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये देखिए। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे देखिए, जो अनंत पे होता है उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ पे बनता है, फोकस पर। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ऐसा बनेगा बिंदु टाइप का। तो मैं नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर 1। ये यहाँ पे हमने नंबर 1 लिख दिया। और ये है क्या, ये एफ है। दूसरा, जब वस्तु यहाँ पे थी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। वस्तु थोड़ा आगे जाएगी, प्रतिबिंब थोड़ा पीछे आएगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आ गया, इसको हम कहेंगे नंबर 2, ठीक है। तो वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु आ गए, प्रतिबिंब पीछे। अब आप वस्तु और आगे गई, प्रतिबिंब और पीछे आ गया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब आ गया यहाँ पर। और ये आपका नंबर हो गया 3, ठीक है। वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु और आगे, प्रतिबिंब और पीछे, यानी यहाँ पे आ जाए। ये हो गया आपका नंबर 40 के लिए। फिर वस्तु जाएगी और आगे, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ, 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 फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ। तो ये आ जाएगा आपका ये नंबर 5, सही है। तो नंबर 5 तक तो ऐसे करना है। कैसे करना है, वस्तु आगे आएगी, प्रतिबिंब पीछे आएगा। और एक चीज देखें, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, बहुत छोटा है। इसको कहेंगे हम बिंदु आकार का। क्या कहेंगे इसे, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु आकार का। तो वस्तु यहाँ पे होगी, यानी सूरज का प्रतिबिंब बनना है। यहाँ पे मान लिया पृथ्वी पे खड़े हैं और सूरज का प्रतिबिंब बनाना चाहें, तो ऐसा बनेगा बिंदु के आकार का। अब वस्तु और आगे आएगी, मतलब ये जो पॉइंट था, ये सी था, तो सी से पीछे। जब सी से पीछे वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो यहाँ बिंदु आकार, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, छोटा। कैसा हो जाएगा, छोटा। अब जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे वस्तु के आकार का, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु के, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु के आकार का। तो यहाँ लिखता हूं मैं वस्तु के समान आकार का, ठीक है। अब पहले छोटा बनता है, फिर थोड़ा बड़ा, जैसे हम छोटा, यहाँ पे बिंदु आकार बनता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा रहेगा फिर भी, फिर थोड़ा और बढ़ेगा तो समान हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो यहाँ पे बनता है ये बड़ा प्रतिबिंब। कैसा बनता है, बड़ा। और यहाँ पे होता है अत्यंत बड़ा। कैसा होगा भाई, यहाँ पे अत्यंत बड़ा प्रतिबिंब। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा होता है। इस बात को लिख लीजिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ये कंडीशन होगी। अब देखिए छठवीं, तो छठवीं कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। तो यहाँ पर छठवीं कंडीशन में होता क्या है, इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, यहाँ पर। और ये होता है कहाँ पे, दर्पण के पीछे। तो यहाँ लिख देते हैं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब। इस वाले जब P और F, तो ये देखिए ये P है और ये F है, तो P और F के बीच में जब वस्तु रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे।
और ये वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु छोटी यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो मैं लिखता हूँ बड़ा होता है। प्रतिबिंब से कैसा होता है, वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है। और इधर की साइड बनता है तो इसलिए इसको हम आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी। देखो पॉलिश हो रही है, पॉलिश के पीछे तो कुछ दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा से अनुमान लाएंगे ऐसा हो रहा है, तो इसलिए आभासी होता है। और आभासी होता है जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वह सीधे भी होते हैं। कैसे होते हैं, सीधे। पार्ट 1 में ये चीज मैंने आपको सिखाई थी कि आभासी होगा तो सीधा होगा। और ये जो पांचों होते हैं, ये पांचों जो होते हैं इधर वाले, ये कैसे होते हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक। और वास्तविक वे होते हैं तो वे उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे। तो आप देख रहे हैं वस्तु ऐसे खड़ी है और प्रतिबिंब ऐसे उल्टे बन रहे हैं, देखो ऐसे सभी उल्टे, और वस्तु ऐसे सीधी खड़ी है तो प्रतिबिंब उल्टे। तो उल्टे प्रतिबिंब जो होंगे वास्तविक होंगे और सीधे प्रतिबिंब जो होंगे वो आभासी होंगे। तो 6 कंडीशन याद रखें, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। अनंत पे होगा तो फोकस बनेगा, वस्तु थोड़ा आगे आएगी यानी सी से पीछे रहेगी तो प्रतिबिंब इधर आ जाएगा, वस्तु और आ गई, प्रतिबिंब और पीछे गया, वस्तु और आ गई, प्रतिबिंब और पीछे गया, वस्तु और आ गई, प्रतिबिंब और पीछे गया, वस्तु और आगे आई तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो 6 कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं इनको एक एक नजर में। तो अभी बताया था वस्तु अनंत पे है, पहला केस बताया था, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठवां। याद कीजिए अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, बताया था बिंदु साइज का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टे होंगे। 5 कैसे होंगे, वास्तविक उल्टे होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक ये होंगे वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, इस तरीके से। उल्टा थोड़ा सही लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए तो 1 से 5 तक कैसे होंगे, वास्तविक उल्टे होंगे। अभी बताया था अनंत पे होगा तो फोकस बनेगा, सी से परे। सी से परे का मतलब ये है सी यहाँ पे इससे पीछे, तो सी से परे होगा तो दूसरा, ये दूसरा कहाँ बनेगा, ये रहा। तो ये कहाँ है, एफ और ये कहाँ सी, तो एफ और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में, और बिंदु से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर कहाँ बनेगा, जब सी पर होगा तो सी पे बनेगा। ये कैसा होगा, समान आकार का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब सी पे होगा तो सी पे बनता है, कैसा बनता है, वस्तु के समान आकार का। फिर अब वस्तु कहाँ जाएगी, सी व एफ के बीच में आएगी, प्रतिबिंब सी से पीछे चला जाएगा। तो चौथे केस में देखते हैं हम, सी तथा एफ के बीच में क्या है, बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु। इस बिंब का मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, तो वस्तु है कहाँ पर रखिए, सी व एफ के बीच में, तो सी से परे बनेगा तो कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। पांचवा एफ पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये बताया था। पांचवी स्थिति कहाँ है, ये रही पांचवी स्थिति वस्तु की। प्रतिबिंब कहाँ है, पांचवा ये रहा। तो कैसा, अत्यंत बड़ा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे अत्यंत बड़ा। क्या है, विवर्धित। विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। विवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विवर्धित का मतलब बड़ा होता है। और लास्ट में पी व एफ के बीच छठी कंडीशन यहाँ पे देखिए, तो पी कहाँ गया भाई, आजा वापस। तो पी व एफ के बीच में, ये एफ है और ये पी है, इसके बीच में रखा छठा कंडीशन है, वस्तु यहाँ रखी, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, तो विवर्धित यानी बड़ा बनेगा। ठीक है, ये स्थितियां आपको देखनी है। अब देखते हैं इसका डायग्राम, यानी कैसे बनाते हैं हम किरण आरेख। क्या बनाना है हमें, किरण आरेख बनाना है। ठीक है, तो पहली बात, वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर। कहाँ पर रखी है, अनंत पर। और मैंने आपको बताया था वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और फोकस पर कब बनता है, जब समांतर आएंगी प्रकाश की किरणें। तो कैसे आएंगी, देखिए समांतर आएंगी और कहाँ पे मिल जाएंगी परावर्तन के पश्चात, फोकस पर। तो इस फोकस पर जो बनेगा वही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। और वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर। वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर रखी है। बात समझ आ गई क्या। इस तरीके से आपको बनाना है। चाहो तो आप वस्तु को ऐसे दिखा सकते हो डॉट करके, ये लिख देना, ये ए भी वस्तु है और कहाँ पर है, ये अनंत पर है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका। तो अनंत पे जब भी वस्तु होती है, इस बात को लिखें, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसको आप नोट करके लिख लो। जब भी अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। और अगर दर्पण ये वाला है तो यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो वाला होगा तो मिलती प्रतीत होगी। थोड़ा सा पीछे वीडियो को जाके देखिए, बताया था।
तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अब आप इसे खुद से लिख के बताइए या मैं खुद लिख लूँ, बताइए। चलिए मैं 1 2 की मैं खुद लिखता हूँ, बाकी आप खुद लिख लेंगे। अगर यकीन मतलब अगर समझ में ना आया हो, भूल रहे हो, तो आप इस टेबल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, इसका सहारा ले सकते हैं अगर भूल जाए तो। वैसे कोशिश कीजिए, आंखें बंद कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो कहाँ पे ना प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे भैया, फोकस पर, तो ये बनेगा कहाँ पे, फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, बताया था कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु के आकार का होता है, कैसा, बिंदु आकार का, यानी अत्यंत छोटा। अब बताए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इधर बताए 5 कंडीशन कैसी थी, वास्तविक व उल्टा, तो यहाँ लिख देंगे वास्तविक व उल्टा, ठीक है। तो वास्तविक व उल्टा होगा, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, तो जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, सी से परे रखी हो, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जो बताया था अभी ट्रिक में बताया था, तो सी से परे इसकी बात करें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बीच में बनेगा। अब बनेगा कैसे, हमें याद करने हैं जो आपको बताया था किरण आरेख बनाने के नियम। तो नियम क्या होते हैं, पहला क्या करना है, देखो ये है सी, वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है, इसका नाम है ए बी, क्या नाम है इसका, ए बी। तो ए बी वस्तु रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, ये दर्पण है यहाँ पे। तो ये वस्तु रखी है, वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें भेजनी है, 2 नियम लगाने हैं। कौन से 2 नियम लगाने हैं, सिर्फ कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। एक तो ये लगाना है सीधा सीधा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से आ जाएगी, परावर्तन होने के बाद कहाँ से आ जाएगी, फोकस से, ये कर देना है। पहला क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी, पहला कर दोगे, ठीक है। दूसरा क्या करना है, इसका उल्टा कर दो, जो समांतर आती है फोकस से आती है, दूसरा फोकस से भेज दो। कैसा, कहाँ से भेज दो, फोकस से समांतर हो जाएगी। या फिर आपको बताया था मैं सी वाला, तो सी से जाती है, सी से वापस आती है, तो 2 याद रखें, एक समांतर जाती है, फोकस से आएगी, समांतर जाएगी, परावर्तन के फोकस से जाएगी। दूसरा सी से जाएगी और सी पर वापस आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहला ये समांतर भेज दिया, फोकस से गई, अगली हम भेजेंगे सी से, कहाँ से भेजेंगे, सी से गई और सी पर वापस आ गई। तो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे पर मिलती हैं या काटती हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो वस्तु खड़ी थी ऐसे और प्रतिबिंब बन गया उल्टा, तो इसको कहेंगे हम ए डैश और इसको कहेंगे हम बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी से परे जब वस्तु होती है, सी से परे जब वस्तु होती है तो सी और एफ के बीच में बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। यकीन ना हो तो थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए। नंबर 2, सी से परे जब वस्तु होती है तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। क्या बात समझ में आ गई। पहला क्या करना है, आपको समांतर भेजनी है, फोकस चली जाएगी, और एक आपको सी से भेज देनी है, सी पर वापस आ जाएगी, और एक दूसरे को वहां पे कट कराना है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और कैसे याद रखें, वो 6 कंडीशन जो मैंने आपको बताई है उनको एक बार रिवाइज कर ले, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसको आप खुद से लिखें, क्या करना है, इनको आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करें, खुद से लिखें, टेबल का सहारा ले लें। अभी आपको अगर ना आ रहा हो तो एक बार टेबल का सहारा लें। नेक्स्ट बात करते हैं इस तरीके से, जब वस्तु सी पर रखी हो, तो सी पर रखी हुई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। तो देखिए वस्तु सी पर रखी है, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, कहाँ से आएगी, फोकस से। एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, कहाँ से आएगी, फोकस से। दूसरा मैंने बताया सी से भेज दीजिए। अब देखिए सी तो यहाँ पर है, अगर हम सी पर ही कोई प्रकाश की किरण ऐसे भेज देंगे, मान लो ऊपर भेज देंगे तो ऊपर चली जाएगी, नीचे भेजेंगे नीचे चली जाएगी, दर्पण तो गई नहीं, तो दर्पण पे जाना जरूरी है। इसलिए इस वाली कंडीशन में सी से नहीं भेजेंगे दूसरी वाली को। पहली तो ठीक है, पहली क्या करनी है, सीधी भेजनी है, फोकस से आएगी। अगली वाली हम सी से नहीं भेज सकते क्योंकि ऊपर वाली ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली नीचे आएगी, हमें दर्पण तक भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, एफ से ही भेज देंगे। तो समांतर जाएगी, फोकस से आ जाएगी, और फोकस से आएगी, समांतर हो जाएगी। याद कीजिए नियम, समांतर जाएगी, फोकस से आएगी, फोकस से आएगी, समांतर हो जाएगी। और कहाँ पे मिलानी है, हमें सी पर मिलाने हैं। किस पे मिलाने, सी पर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये सी हो जाएगा, सी पर मिला दीजिए, कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी पर है, कहाँ पर है, सी पर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, समान आकार, कैसा हो जाएगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, बताया था, वास्तविक व उल्टी। कैसे हो जाएगी, वास्तविक व उल्टी। तीसरा केस है। चौथे केस में देखिए 6 केस बताए थे। तो देखिए जब वस्तु सी व एफ के बीच रखी हो, तो सी व एफ के बीच रखी है, तो यहाँ पे आपको सी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एफ, वस्तु यहाँ पे रखी है, एक जाएगी समांतर, फोकस से चली जाएगी, समांतर जाएगी, परावर्तन पर फोकस से आ जाएगी, और एक कहाँ से भेजनी है आपको, सी से। तो सी से भेजिए और वापस वहीं बुला लीजिए। और कहाँ पे मिलेगा, जब वस्तु सी व एफ के बीच में हो तो सी से पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो इन दोनों को कहाँ मिलाना है हमें, सी से पीछे। कहाँ पे मिलाना है, सी से पीछे। कहाँ मिलाना है, सी से पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, आप लिखिए सी से परे, सी से परे। परे का मतलब होता है पीछे, सी से पीछे, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब का साइज कैसा हो जाएगा, तो वस्तु छोटी दिख रही है, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा।
तो आप लिख देंगे प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा यहाँ पे बड़ा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो आप फिर से लिख देंगे यहाँ पे वास्तविक कैसा हो जाएगा, वास्तविक वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, कितने केस हो गए 4, तो 5वें केस में भी वास्तविक का उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे एक को लिखते हैं, जब वस्तु F पर रखी हो, तो वस्तु F पर रखी है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गई। हर एक डायग्राम में एक प्रकाश की किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर भेजनी है जो कि फोकस से जाएगी। ठीक है, ये तो कंपलसरी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से आ गई। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। दूसरी आपको सी से भेजनी है, तो सी से भेजिए, ये सी से गई और सी पे वापस आ गई। अब सी से गई, सी से वापस आ गई, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। इस वाले चित्र को देखिए और इस वाले को देखिए। यहाँ पे क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से गई, सी से गई और सी पे वापस आ गई। इन दोनों को आपको यहाँ मिलाना है और इस वाले में मिलाना नहीं है। तो इस वाले में नहीं मिलाना है, तो ये कहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे आप अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत पर। और प्रतिबिंब का साइज की बात कर लें तो यहाँ पे लिखेंगे अत्यंत बड़ा। कैसा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अत्यंत बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अभी बताया था 5 कंडीशन में कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा। तो वास्तविक व उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6वीं कंडीशन की बात करते हैं, इंपोर्टेंट है। 6वीं कंडीशन इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए इसको इंपोर्टेंट है। यहाँ से ये बार बार आपको बनाने की पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे ज्यादातर गलतियां कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, इसलिए पेपर में आपसे बनाने के लिए पूछता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो कहाँ पे रखी है वस्तु, P और F के बीच रखी है। तो मैंने आपको बताया है कि एक तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। तो आप इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा दर्पण, अवतल दर्पण, और ये यहाँ पे P हो गया, ये यहाँ पे F हो गया। वस्तु यहाँ रखिए, एक ऐसे दिए और ये कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। ठीक है, कहाँ से आएगी, फोकस से। फोकस से गई। अब एक क्या करनी है, आपको ऐसे भेजनी है। दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से। यहाँ पर नेक्स्ट कलर, ये चलिए मैं रेड लेता हूँ। तो यहाँ से भेजिए, यहाँ पर ये I पर आएगी और I पर ये R के बराबर चली जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे जाएगी। तो आने वाली जाने वाली। अब ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, इनको क्या करेंगे, पीछे हम डॉटेड करेंगे इस तरीके से। और डॉटेड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वस्तु का नाम था AB, प्रतिबिंब गैस का A डैश B डैश। वस्तु जैसी है वैसा ही प्रतिबिंब बना, तो इसे कहेंगे सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा है यहाँ पे, सीधा। कैसा है, सीधा। और सीधा जो होता है वही कैसा होता है, बताइए। सीधा बताया था, तो मैंने आपको बताया था वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, सीधा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये आभासी। कैसा हो जाएगा, आभासी। और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे आप ऐसे बनाएं, वस्तु P और F के बीच में रखी है। तो एक प्रकाश की किरण C से भेजिए, C पर वापस कर दीजिए, और एक I पर भेजिए, R से जाएगी। इन दोनों को पीछे मिलाएंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो दर्पण के पीछे। क्या लिख देंगे, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति में आप ये लिख देंगे सीधा आभासी। क्या लिख देंगे, सीधा व आभासी। तो ऐसे 6 इसकी स्थितियां कंप्लीट होती हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती है, दो स्थितियां होती हैं। तो वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर। तो देखिए दर्पण हो, चाहे उत्तल हो अवतल हो, चाहे लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, कोई सा लेंस हो कोई सा दर्पण हो, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, तो प्रतिबिंब उसका फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे। याद रखें हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। कब, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर हो। तो वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, बताया था, नोट करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये समांतर आ रही हैं, इसका काम है फैलाना। एक इधर फैला दी, एक इधर फैला दी। तो ये वाली जो है कभी मिलेंगी नहीं और कभी नहीं मिलेंगी, तो इसको हम डॉट करके दिखाएंगे। और जिस पॉइंट पर मिलेंगी मुख्य अक्ष के, वो होता है फोकस। तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा भाई, आप लिख सकते हैं बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन जो आती हैं आप उस पर याद रखें, आभासी, और आभासी होगा तो सीधा होगा। ये चीज आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिख देंगे, आभासी व सीधा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं आभासी व सीधा। क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे लिख देंगे आभासी व सीधा। इतनी बात क्लियर है, याद रखना। और ये उत्तल दर्पण क्या करता है, ये हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाता है। कैसे प्रतिबिंब बनाता है ये, छोटे
और छोटे तो होंगे, लेकिन ये प्रतिबिंब होंगे आभासी व सीधे। कैसे होंगे? आभासी व सीधे। तो एक और स्थिति क्या होती है? तो इसमें दो स्थितियां होती हैं, अनंत पे होगा तो फोकस पे बनता है प्रतिबिंब, और एक और स्थिति होती है आखिरी, जब वस्तु अनंत व ध्रुव P, अनंत व P के बीच वस्तु रखी हो। कहाँ पर रखी हो? अनंत व P के बीच, यानी अनंत और इस पॉइंट P के बीच कहीं पर भी रखो, यहाँ 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 कहीं पर भी रखो, तो प्रतिबिंब बनेगा उसका इस P और F के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? P और F के बीच में बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये बस P है इसका, ये इसका F है, तो यहाँ पे वस्तु रखी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और इसका काम है फैलाना, तो ये फैला के वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी, तो यहाँ से आएगी, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे वापस चली जाएगी। इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम लगा दिया हमने किरण आरेख बनाने का। समांतर आती है, फोकस से होकर जाती है, उसमें क्या है? वास्तव में मिलती है। अवतल दर्पण में ये उत्तल है, तो इसका काम है फैलाना, तो इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ से आएगी और ऐसे चली जाएगी। दूसरा हमें कहाँ से जाना है? सी से। तो देखिए ये वाली जो प्रकाश किरण है ये सीधी जा रही है ऐसे, तो कहाँ तक जाएगी? सी तक जाएगी, और पीछे पॉलिश है तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी? डॉटेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डॉटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। इसे कैसे बनाना है? ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और ये ऐसे चली जाएगी, जो कि फोकस पर डॉट करके मिलेगी। दूसरा आपको सी की तरफ भेजना है और यहाँ पे पीछे डॉट करना है और सी से वापस लाना है। तो एफ पे जाने वाली ये वाली और सी पर जाने वाली, इसके बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी या मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जहाँ पे मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा एफ और पी के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? पी व एफ के बीच, P व F के बीच। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लेना कि कहाँ पे होगी स्थिति? P व F के बीच। तो यहाँ लिखेंगे P व F के बीच। दो ही स्थिति होती हैं, अनंत पे होगा तो फोकस पे, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो सबके लिए कॉमन। और इसमें एक और स्थिति होती है, अनंत और P के बीच में वस्तु रखी है तो F और P के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा भाई? छोटा होगा। प्रतिबिंब इसमें हमेशा छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी है? तो आप बता सकते हैं, अभी बताया था मैंने, ये बनाता है आभासी व सीधे। कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये? आभासी व सीधा। तो इसमें दो ही स्थितियां आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी? दर्पण के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग की। क्या इनका उपयोग कहाँ है? उपयोग कहाँ होता है? यूज। क्या इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में लिख लीजिए, पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, यहाँ से भी पेपर में आएगा, इस बात को लिख लीजिए। तो क्या क्या आता है? देखिए दो तरीके दर्पण होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा कौन सा होता है? उत्तल। तो अवतल दर्पण के अनुप्रयोग क्या है, इन्हें देखते हैं। अवतल दर्पण का काम क्या होता है? बताया था, बड़ा प्रतिबिंब बनाना। कैसा प्रतिबिंब बनाना? तो बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो बड़ा प्रतिबिंब किस किस का चाहिए भाई? तो इसमें देख लीजिए, जैसे आपको पता है डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं दांतों वाले, तो दांतों को सही करने के लिए, ठीक है ना, दांतों का जो भी काम करते हैं डॉक्टर, उसे सही करने के लिए तो क्या करते हैं? बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। तो बड़ा देखना पड़ता है दांतों को, मुंह फाड़ के बड़ा दांत देखना है, बड़ा दांत देखने तो ज्यादा दिखेगा और सही से काम कर पाएंगे वो। तो काम करने के लिए वो क्या करते हैं? कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? वो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं? अवतल। तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये आपने टॉर्च देखी होंगी, टॉर्च का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं टॉर्च का परावर्तक। क्या कहते हैं? परावर्तक। तो टॉर्च सर्च लाइट के परावर्तक में यूज होता है। और गाड़ी की जो वाहन होते हैं, हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट तो देखी ना आपने, तो हेडलाइट जो होती है उसमें क्या प्रयोग होते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट्स में। ठीक है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों का प्रयोग करते हैं। सेविंग में जहाँ पे हम दाढ़ी वगैरह बनाते हैं या ब्यूटी पार्लर में जो जाते हैं, वहां पर कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वहां पे इन मिरर का प्रयोग होता है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्टियों, यानी देखिए जो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो भट्टियां होती हैं, वहां पे क्या कहते हैं? बहुत बड़े बड़े अवतल दर्पण लगे होते हैं और वहां पर सूर्य का प्रकाश आता है, और सूर्य का प्रकाश आता है तो इसका एक मैंने काम बताया था, इकट्ठा करना। उस सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करते हैं और उसे वो भट्टी में प्रयोग करते हैं। तो सोलर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लें किसकी? अवतल दर्पण के बाद बात आती है उत्तल दर्पण की। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण को देख लीजिए, बस यहाँ पे हम वीडियो को खत्म करेंगे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में क्या है आपको पता है? जो वाहन होते हैं, क्या होते हैं? वाहन। तो वाहन के जो साइड में जो मिरर होते हैं, वाहन के जो साइड में होते हैं, जैसे बाइक में देखा हो एक राइट में लेफ्ट में शीशा होता है, जो मिरर होता है, दर्पण होता है,
वो उत्तल होता है। कौन सा होता है? उत्तल। और उत्तल का काम होता है छोटा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? तो यहाँ पे लिख लें आप छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे उत्तल में कौन सा होगा? उत्तल का काम होता है छोटा प्रतिबिंब बनाना। तो छोटे प्रतिबिंब के लिए हम उत्तल को यूज करते हैं और बड़े के लिए अवतल को करते हैं। तो कहाँ यूज होता है? वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं, यानी पार्श्व का होता है साइड में, तो वाहन के साइड में लगे होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग एटीएम में और अन्य जगहों पर सुरक्षा के रूप में किया जाता है। एक और यह परावर्तक के रूप में गलियों की लाइटों में उपयोग किए जाता है। जैसा आपने देखा होगा इस तरीके का, ये क्या शहरों में जो कॉलोनी होती हैं, अच्छी अच्छी कॉलोनियां जो होती हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, इनको लगा देते हैं। और इससे क्या होता है, जो कार को निकालते हैं कॉलोनी में से, तो इसके हिसाब से ये दिख जाता है कि पीछे कितनी कार आ रही है, कितनी जा रही है। तो ड्राइवर जो होते हैं या कार को चलाने वाले जो होते हैं, वाहन को चलाने वाले जो होते हैं, वो इसकी हेल्प से कार या अपने वाहन को आसानी से निकाल लेते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी? उत्तल दर्पण के उपयोग की कहानी थी, जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर जो था प्रकाश वाला, उसका पार्ट 2 कवर किया है। और यहाँ पर हमने देखे थे ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।